तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो ऐसे ऐसे सेंटेंस मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे सेंटेंस मैं आपको दूंगा कि जिससे आपको एकदम से भौचक्के रह जाएंगे, क्या ऐसा भी इस ट्रांसलेशन में हो सकता है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सीलेंस क्लासेस की वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताऊंगा। ट्रांसलेशन जैसा कि आप लोग इस पे बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं कि मैं टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो आज मैं टेंस ट्रांसलेशन, जबकि टेंस ट्रांसलेशन मैं एक बार पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन बहुत ही कम समय में और बिल्कुल कंसाइज करके मैंने क्लियर किया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया था। और आज मैं इसमें बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। और टेंस ट्रांसलेशन में मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपको निकाल के दूंगा जो शायद अभी तक आपने उस टेंस में देखे नहीं होंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारे पास होता है पास्ट टेंस, और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। क्लियर? ये तीन टेंस हमारे पास होते हैं। हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमें क्या मिलता है? इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट हमें मिल जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा पार्ट मिलता है हमें परफेक्ट टेंस का, और चौथा पार्ट मिल जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। मतलब पहला प्रेजेंट टेंस में भी चार पार्ट, पास्ट टेंस में भी चार पार्ट, फ्यूचर टेंस में भी चार पार्ट। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर करने वाला हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही, कह लीजिए कि इजी भी होता है, बहुत ही टफ भी होता है। मतलब इसमें अगर आप लोगों को कहीं इजी लगेगा तो कहीं टफ लगेगा। इजी इसलिए लगता है क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म नहीं याद करनी पड़ती है, और टफ इसलिए होता है क्योंकि अगर इसमें आपने ध्यान से इसके रूल्स को नहीं ध्यान रखा, इसके वर्ब की फॉर्म को ध्यान नहीं रखा, तो सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ और देखते हैं कि इसके में क्या क्या रूल होते हैं और इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये इसका अर्थ क्या होता है, क्यों इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं कि जिसके कहते हैं पहचान की में ता है, ती है, ते है। तो इससे अतिरिक्त इसकी पहचान क्या हो सकती, पहले जान लेते। का नाम है वर्तमान अनिश्चित काल, यानी कि इसमें जो कार्य होता है वो अनिश्चित होता है। मतलब इसमें कार्य करने की जो समय होता है निर्धारित नहीं होता है कि कब कार्य होता है कब कार्य नहीं होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाए कि आप पढ़ते हैं, तो मतलब इसमें कहा गया आप पढ़ते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं बताया जा रहा है कि आप कब पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, ये नहीं पता है, बस आप पढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको ये क्लियर हो गया कि इसमें जो कार्य होता है उसके कार्य करने की जो समय होता है वो अनिश्चित होता है। तो इसकी पहचान पहले लिख लेते हैं। पहचान वाक्य के अंत में, तो पहचान के अंतर मिलता है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं जिससे कार्य के होने का समय अनिश्चित है, ये पता चलता है। यानी कि इसमें जो कार्य होता है इसका समय अनिश्चित होता है, तो हमको ये पता चलता है। अब इसमें हमें चार पार्ट मिलते हैं। पहला पार्ट हमें मिल जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमें मिल जाता है नेगेटिव सेंटेंस। आप लोग परेशान मत होइए कि बहुत ही बेसिक से मैंने शुरू किया है। बेसिक से इसलिए मैंने शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस केवल नाम सुन रखा होगा और कुछ उनको उसके बारे में कुछ आता नहीं होगा। इसलिए मैंने एकदम बेसिक से शुरू किया है कि उन स्टूडेंट्स के समझ में भी आ जाए जिनको अभी भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में, सीखने में कठिनाई हो रही है। और
विश्वास मानिए मेरा, अगर आप वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको मैं इसमें ऐसी फॉर्मूले दूंगा, ऐसा सेंटेंस दे दूंगा कि शायद कभी आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस को नहीं पढ़ा होगा जैसा सेंटेंस मैं आज देने वाला हूं। तो इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने ही रहना होगा। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ऐसे सेंटेंस मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो पहले हम लोग बेसिक से ही शुरू करते हैं। तो तीसरा सेंटेंस हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा पार्ट में मिल जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? ये हमें 4 पार्ट इसके मिलते हैं और हर टेंस के हर पार्ट में ये 4 पार्ट होते हैं। पहला सकारात्मक वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मतलब इसमें कोई कार्य स्वीकार किया जाएगा, इसमें कोई कार्य अस्वीकार किया जाएगा, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें हमें प्रश्न नकारात्मक रूप से पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इसके सेंटेंस में इसके रूल को समझते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो अफर्मेटिव के पहले रूल के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि ही, सी, इट व सिंगुलर नंबर नाउन के साथ सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यस या यस जोड़ देते हैं। और आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर नाउन के सेंटेंस में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे एक चीज पढ़ने से आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि यस या यस जोड़ दिया जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी सिंगुलर नंबर वर्ब बन जाती है, और अगर वह यस या यस नहीं जोड़ा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्लूरल नंबर वर्ब बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप वैसे देख रहे हैं सिंगुलर नंबर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ा जाता है। और ये आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही बताया जाता है कि जो जैसा सब्जेक्ट होगा, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो प्लूरल नंबर वर्ब, ऐसी ही वर्ब की फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे देखिए कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ यस या यस जोड़ने पे ये हमें सिंगुलर नंबर वर्ब दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पे प्लूरल नंबर वर्ब है, प्लूरल नंबर नाउन है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। अर्थात ये क्लियर होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हम लोग ना करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्लूरल नंबर वर्ब होती है। अब इसको हम लोग अगर इसको रूल को आप ये देख ले रहे हैं तो इससे संबंधित एक मैं सूत्र फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं, उस फॉर्मूले की सहायता से आप आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हमने क्या लिखा? पहला फॉर्मूला है ही, शी, इट, और यहां पे आ गया सिंगुलर। इनके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। क्लियर? अब यहां पे एक चीज आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि वर्ब की किस फॉर्म के साथ, वर्ब की किस फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको यस जोड़ना है, किसके साथ ईएस जोड़ना है। इससे संबंधित एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैं पहले ही दे चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके प्लेलिस्ट खोलिएगा और प्लेलिस्ट में आपको उस वर्ब से संबंधित फॉर्म मिल जाएगी। एक वीडियो बना हुआ है कि इसमें आप वर्ब किस प्रकार से बनाते हैं, उसमें किस प्रकार से वर्ब की फॉर्म याद की जाती है, वो वीडियो, उस वीडियो का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। और तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है। और फिर दूसरे फॉर्मूले के अंतर्गत हमें ये मिल जाता है कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देनी है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है कुछ। क्लियर? तो हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे और इसकी सहायता से हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले ये सूत्र और ये रूल आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इन रूल की सहायता से हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने इस रूल की तरफ, इस फार्मूले की तरफ। ये फार्मूला आप देख लीजिए, फार्मूला मैंने पिछले स्लाइड में ही लिखा था, फिर इसमें लिख दिया है। अब इससे मैं ट्रांसलेशन कैसे करता हूँ ये देख लीजिए। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया कि मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या हो जाएगा कि मैं के लिए आई लगाएंगे आप लोग, आई, और फिर खाने यानी कि ये वर्ब की फॉर्म हमारे पास है, तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट रहेगी तो आई ईट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या खाता हूं यानी कि रोटी, तो आई ईट ब्रेड। ये इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर एक सेंटेंस और ले लेते हैं
कि वह अपने घर जाता है, वह अपने घर जाता है। तो यहाँ पे तो ट्रांसलेट करेंगे तो अपने के लिए एक अलग इंग्लिश लगाएंगे। इससे संबंधित मैं एक वीडियो लेक्चर आपको दे चुका हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड अपने के लिए यूज किया जाता है। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक खोलेंगे तो वहाँ आपको वो वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा शब्द अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे फिलहाल हम इसको ट्रांसलेट करते हैं कि वह अपने घर जाता है, तो ही। और फिर जाने की इंग्लिश गो, अर्थात गोस, क्योंकि ही के साथ हम यस या यस लगाते हैं तो ही गोस। और फिर टू हिज होम, यहां पे देख लीजिए ही के साथ हमने हिज का प्रयोग किया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस कर रखा होगा कि यहाँ सर माई का यूज करेगा, माई का यूज नहीं होगा। और यदि आप उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे मैंने माई का यूज क्यों नहीं किया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो माई मदर लव्स, मेरी माँ सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो जैसे यस जोड़ेंगे, लव्स और मुझे का मी लगा देंगे, माई मदर लव्स मी। और फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां भी अपने का यूज कर देते हैं हम, तुम अपना पाठ याद करते हो। तो तुम अपना पाठ याद, देखिए अपने के लिए यहां पे मैंने ये लिखा था हिज, तो यहां अपने के लिए क्या लिखेंगे? कई सारे स्टूडेंट ने गेस किया होगा कि सर हिज ही लिखेंगे, हिज नहीं लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा यू लर्न योर लेसन। देखा, यहां पे चेंज हो गया अपने के लिए इंग्लिश। तो बहुत सारे जो मैं बता रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाइए, उस वीडियो लेक्चर को देखिए, इससे आप समझ जाएंगे कौन सा शब्द अपने के लिए किस सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि इन एग्जांपल की सहायता से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो स्टूडेंट, जब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिए कि आई वी यू दे और प्लूरल नंबर नाउन के साथ हम लोगों को डू नॉट का प्रयोग करना रहता है, और ही शी इट सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हम लोगों को डज नॉट का प्रयोग करना रहता है। बस ये जान लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जो जोड़ने का कार्य होता है वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस तक होता है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं किया जाता है। बस डायरेक्ट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठा के और लिख देनी, क्योंकि अगर हम यस या यस जो उठाते हैं वो डू और डस के साथ जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ पे अगर हम डू डस का प्रयोग, ये जान लीजिए किसी भी सेंटेंस में डू और डस का प्रयोग हो रहा है तो उस सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। तो वहां पे ध्यान रखिए कि आई वी यू दे तो बहुवचन संज्ञा के साथ हम लोगों को डू नॉट का प्रयोग करना रहता है, और ही शी इट एक वचन संज्ञा के साथ हम लोगों को डज नॉट का प्रयोग करना रहता है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट उसके फॉर्मूले को लिखे दे रहा हूं, उससे संबंधित एग्जाम्पल को लिखे दे रहा हूं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल रूल्स क्या है हमारे पास। तो पहला सूत्र हमारे पास आता है कि ही शी इट वह सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का यूज कर देते हैं, और की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट इसका यूज करते हैं। और फिर दूसरे के साथ हम लोग करते हैं आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। क्लियर? तो इसको ये दोनों सूत्र होते हैं, और जो हम ट्रांसलेट करेंगे इन्हीं दोनों सूत्र पे के आधार पे करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया, पहला एग्जांपल लिया कि मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूं, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूं। तो जगह मैं के लिए आई लगाया,
आई के साथ क्या बताया, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट। और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, आई डू नॉट टीच। और विज्ञान का क्या हो जाएगा, साइंस, आई डू नॉट टीच साइंस, मैं विज्ञान नहीं पढ़ाता हूं। जिसे और उसके बाद हो जाएगा, अगला एग्जांपल ले लिया हमने कि वह अपने घर नहीं जाती है। तो यहां वह आया है, अपने आया है, अपने के लिए आप लोग क्या लगाएंगे, कई सारों का गेस होगा कि हिज लगेगा या योर लगेगा, हिज या योर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। जैसे जाती है, लेडी है तो अर्थात शी लगाएंगे। और उसके बाद शी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं, डज नॉट लगा दिया हमने। और फिर जाने की इंग्लिश हमने गो लिख दी, गो टू। और फिर अपने घर, तो हर होम। अब यहाँ पे मैंने हाउस क्यों नहीं लिखा, ये कारण भी जान लीजिए। होम का मतलब भी घर होता है, हाउस का मतलब भी घर होता है, लेकिन दोनों में अंतर बस इतना सा ही होता है कि होम अपने घर को कहते हैं, हाउस दूसरे के घर को कहते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा है अपने घर, इसीलिए हर होम हमने लगाया। क्लियर। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लिया हमने, मोहन गरीबों की मदद नहीं करता है। तो यहां पे हो जाएगा मोहन और डज नॉट यूज करेंगे, सिंगुलर नंबर नाउन है, डज नॉट हेल्प और गरीबों की द पुअर। अब यहां पे देखिए कि किसी एडजेक्टिव के साथ मैंने आपको पढ़ाते समय एक चीज बता रखी है कि वीडियो लेक्चर आपको मैंने दे रखा है कि अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का यूज कर दिया जाता है तो वो एडजेक्टिव ना रह के उस समय कॉमन नाउन बन जाती है। तो यहाँ पे पुअर के साथ अगर हमने द का यूज कर दिया तो ये पुअर हमारा एडजेक्टिव ना रहकर कॉमन नाउन बन गया और द पुअर मतलब गरीबों का मतलब हो गया। ये प्लूरल नंबर नाउन होता है। क्लियर। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि गरीब अमीर से घृणा नहीं करते हैं, घृणा नहीं करते हैं। तो यहां पे देखिए कि गरीब और अमीर दोनों कम्युनिटी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो यहां पे लिखेंगे द पुअर, और क्या बताया था कि यहां पे द पुअर प्लूरल नंबर नाउन है, इसीलिए डू नॉट लगाएंगे हम, द पुअर डू नॉट। और फिर घृणा करने का हेट, और किसको, अमीर से, हेट द रिच, मतलब गरीब जो है अमीर से घृणा नहीं करते हैं। द पुअर डू नॉट हेट द रिच। यहाँ पे देखिए द पुअर भी कॉमन नाउन में है और द रिच भी कॉमन नाउन है, दोनों से अगर आर्टिकल हटा दिया जाए तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन आर्टिकल जुड़े होने के कारण ये दोनों कॉमन नाउन बन गए। क्लियर। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे मैंने आपको अपने कई सारे वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वो जिसका उत्तर हाँ या ना में दे दिया जाए, दूसरा वो जिसका उत्तर देने के लिए आपको स्टेटमेंट बोलना पड़े। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आपने आज पढ़ा, तो आप उसका उत्तर हाँ या ना में दे देंगे और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैंने वही पूछ लूँ कि आपने आज क्या पढ़ा, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने आज हिंदी पढ़ी, मैंने आज विज्ञान पढ़ा, मैंने आज गणित पढ़ी, तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो इसी में आपको दोनों प्रकार के प्रश्न दिखाई दिए गए। एक का उत्तर आप हाँ या ना में देके पूरा कर दिए, दूसरे का उत्तर देने के लिए आपको स्टेटमेंट बोलनी पड़ी। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है कि इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किया जाता है। अभी जान लीजिए कि इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसका फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, वो आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसके ट्रांसलेशन को करते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल है, डू या डस। अब दो रूल मैंने आपको समझाए हैं, इसमें आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें डू का प्रयोग करना है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें डस का प्रयोग करना है। इसीलिए डू या डस को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख, फिर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अति आवश्यक है। उसी प्रकार से दूसरे टाइप का सेंटेंस जो होगा हमारे पास क्यू वर्ड। क्यू वर्ड आप जानते हैं, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन,
ये सारे वर्ड हमारे क्यू वर्ड है, यानी क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद डू डज लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाया। अब ये समझ लीजिए दोनों फॉर्मूलों को हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे। हिंदी में जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या ये शब्द यदि आपको सेंटेंस में सबसे पहले नजर आ जाए, सबसे पहले इसी से सेंटेंस शुरू हो, तो आपको निश्चित ही इस फॉर्मूले का यूज करना है, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन को आपको यूज करना ही करना है। लेकिन अगर यही सेंटेंस बीच में आ रहा है, यही वर्ड अगर बीच में आ रहा है, तो आपको इसका प्रयोग करना है। जैसे यहां पे हो गया कि क्या आप खेलते हैं, तो एक सेंटेंस हो गया क्या आप खेलते हैं, तो क्या सबसे पहले आया, अर्थात इसको हमें पहले लगाना है। तो इसमें आप इंग्लिश होते यू, और यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू, तो डू यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फिर उसके बाद क्वेश्चन डू यू प्ले। अब इसी का अगर हमें बीच में होता है कि आप क्या खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं, तो आप इस वाले को नहीं यूज कर सकते, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या जो शब्द है इसकी इंग्लिश हमें लिखनी पड़ेगी। और क्या जब वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश क्या की इंग्लिश आप लोग सभी जानते हैं कि व्हाट होती है, तो व्हाट लगाया। अब व्हाट के बाद हमें डू या डज में से एक का प्रयोग करना है, तो यू लगना है तो डू लगा देंगे हम लोग, व्हाट डू यू प्ले। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको कि ये दोनों रूल आपको कैसे यूज करने हैं। क्लियर? तो आप अब इसके बाद आप लोग ये समझ लीजिए कि कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं जिससे सहायता से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो पहला एग्जांपल ले लिया, क्या सूर्य पूरब में उगता है, प्रश्न पूछा गया, तो क्या पहले आया, और सूर्य सिंगुलर नंबर है, अर्थात हम लोग डज का यूज कर देंगे, डज द सन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइज, और उसके बाद अदर वर्ड पूरब में, तो इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, तो यहां पे हो जाएगा तुम के लिए हमें डू का यूज करना है, तो पहले डू लगा देंगे, डू यू, और लिखने की इंग्लिश राइट यूज करनी है तो राइट लगाए, डू यू राइट, और पत्र का हम लोग लगाएंगे लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम लोगों को ये हो गया कि डू यू राइट लेटर। अब यहां पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल ये ले लिया कि वो आज कहां जाता है, वो आज कहां जाता है, तो कहां की इंग्लिश हम लोगों को सबसे पहले लगानी है, वेयर डज ही गो टुडे। क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि वेयर डज ही प्ले, ही गो टुडे, कि वह आज कहां जाता है, ये आपको हो गया होगा क्लियर। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे संबंधित हम कि तुम आज कैसे पढ़ते हो, तुम आज कैसे पढ़ते हो, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे हाउ, हाउ डू यू, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और फिर आज है टुडे लगा दिया हमने, हाउ डू यू रीड टुडे। क्लियर? तो उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये जो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। और चलिए नोट कर लीजिए, और इसके पश्चात हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ। तो अब आगे बढ़ते हम लोग अपने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किया था, उसमें बस डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हमें नॉट का यूज कर देना है, और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डू, क्योंकि वे के साथ डू लगता है, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट,
ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट डाल देनी रहेगी और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ एक और एग्जांपल ले लिया हमने, राजू आज स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। तो क्यों की अंग्रेजी पहले हम वाई लगा देंगे और वाई के बाद हम लोगों को डू या डस का प्रयोग करना। तो राजू सिंगुलर नंबर है तो डस लगाया हमने, वाई डस, और उसके बाद सब्जेक्ट लिया हमने राजू, और फिर निगेटिव है तो नॉट का यूज हमने कर दिया, नॉट, और फिर इसके बाद हम लोगों को वर्ब लानी है तो वर्ब गो टू। तो गो टू के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट लाना है, कहाँ को नहीं जाता, स्कूल को, तो गो टू स्कूल, और आज यानी कि टुडे ये लास्ट में आ जाएगा। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये रूल समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने उस पार्ट की तरफ जिसका वादा मैंने आपसे स्टार्ट में किया था। शुरुआत में ही मैंने आपसे एक वादा किया था कि ऐसे ऐसे सेंटेंस मैं आपको दूंगा इस टेंस के अंतर्गत जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने उन सेंटेंसेस की तरफ जो कि एक अलग से सेंटेंस होते हैं, जिनको आप लोग अगर लिख दिया जाए तो शायद कंफ्यूज हो जाए कि इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और शायद उसे आप लोग किसी दूसरे टेंस का भी सेंटेंस समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। तो पहला सेंटेंस लिया, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब आप तो कह रहे थे, आप तो सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस तो फ्यूचर में निकल गया, सर कहा प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में लेके कूद पड़े इसको। अरे ये प्रेजेंट फ्यूचर में भले दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का ही सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का सेंटेंस किस प्रकार से, ये आप जान लीजिए कि अगर फ्यूचर में कोई प्लान्ड कार्यक्रम, कोई फिक्स कार्यक्रम अगर सेंटेंस में आ रहा है, फ्यूचर का कोई फिक्स कार्यक्रम अगर सेंटेंस में आ रहा है, तो वहां पे आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस से संबंधित ट्रांसलेट करना ही करना है। क्लियर? जैसे यहां पे इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब फिर क्या कहेंगे, हम अगर कहते हैं कि आप इसके ट्रांसलेट कीजिए तो आप लोग यहाँ पे इसको विल या शैल का, विल शैल का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको इंडिफरेंट टेंस से संबंधित वर्ब को लगानी है, कम्स, और यहाँ आएंगे हियर, और कब आएंगे, कल, यानी टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, तो इसमें हम एक द का यूज कर देते हैं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब जैसे हो जाएगा, एक और एग्जांपल लिया कि वह अगले वर्ष शादी करेगी, वह अगले वर्ष शादी करेगी, मतलब ये प्लान्ड प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम है। तो यहां पे ये सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में जाएगा। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए कि अगर फ्यूचर का प्लान्ड फिक्स प्रोग्राम अगर सेंटेंस में प्रदर्शित हो रहा है तो निश्चित ही वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में ट्रांसलेट होगा। जैसे वह अगले वर्ष शादी करेगी, तो यहां पर जाएगा शी गेट्स, क्योंकि शादी करेगी तो यहां हो जाएगा सेट गेट्स, और फिर शादी का क्या हो जाएगा, मैरिड। अब मैरी माने शादी करना होता है, लेकिन शादी करना जिसे अलग सेंटेंस में आता है तो अधिकतर लोग गेट मैरिड यूज करते हैं। तो शी गेट्स मैरिड, और फिर अगले वर्ष, नेक्स्ट ईयर, शी गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा स्कूल दीपावली के बाद खुलेगा, दीपावली के बाद खुलेगा। तो ये भी फ्यूचर का प्लान प्रोग्राम है, तो हमारे पास कर देंगे आवर स्कूल, आवर स्कूल रीओपन्स, रीओपन्स। अब कब खुलेगा, दीपावली के बाद, आफ्टर दीपावली। क्लियर? तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी
कि अगर प्लान प्रोग्राम है फ्यूचर का और वो सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो आपको वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का यूज करके उसे आपको ट्रांसलेट करना ही करना है। क्लियर? तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए और फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो कि अलग प्रकार के सेंटेंस होंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जो भी पिछले स्लाइड में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखाए थे तो उसमें आप ये ध्यान रखिए कि उस टाइप के सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ टाइम निश्चित ही आएगा। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आपको उसे फ्यूचर में ट्रांसलेट करना बनता है कि आप उसे फ्यूचर में ले जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लान प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम है, तो उसमें निश्चित ही आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा। और अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम मिल जा रहा है तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैंने यही जानकारी थी जिसको मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आप लोग जैसे समझ जाए। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि वह ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो यहां हो जाएगा शी रन्स अ ब्यूटी, शी रन्स अ ब्यूटी पार्लर। ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक और ले लेते हैं हम लोग, निर्भयता विश्वास पैदा करती है। निर्भयता विश्वास पैदा करती है, तो यहां पे हम लोग कर देंगे कि फियरलेसनेस जनरेट्स, और फियरलेसनेस जनरेट्स कॉन्फिडेंस। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पड़ता है। 26 जनवरी को पड़ता है। ये सेंटेंस आपको मिलेगा, अगर मिले भी होंगे तो आपने छोड़ के चले आए होंगे, ट्रांसलेट नहीं किए होंगे। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में आप लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। अब फिर क्या हो जाएगा? पढ़ता है, तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स ऑन 26 जनवरी। क्लियर? रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक रूल और आपके लिए लेकर आता हूं जो कि आप देखने में तो आप बताएंगे कि ये दूसरे टेंस का है, लेकिन होता इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो एग्जांपल मिल लिया, दूध उजला होता है। तो यहां पे आप लोग इसे नॉर्मली सेंटेंस में कैसे करेंगे कि मिल्क और फिर होता की इंग्लिश आप ढूंढने शुरू कर देंगे कि होता की इंग्लिश क्या होती है। तो यहां पे आपको कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, यहां पे आप सीधा सा लिख दीजिए कि मिल्क इज व्हाइट। अब यहां भी आप कंफ्यूज हुए होंगे कि इज-एम-आर का प्रयोग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो सर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको कैसे लेकर आ गए? ये इस तरीके से हम लेकर आ गए कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो विश्वव्यापी सत्य हो और फिर यूनिवर्सल फैक्ट हो, या फिर कि सर्वमान्य सत्य हो कि सबके द्वारा माना जाने वाला सत्य हो, या कोई प्राकृतिक चीज हो, तो वहां पे आप लोगों को इज या आर का प्रयोग कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल इसे नहीं रोकने जाता है कि आप उसमें इज और आर का प्रयोग ना करें। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि उस सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो सत्य होनी चाहिए, वो बदल ना सके। ऐसा सत्य कि जैसे सूर्य पूरब में उगता है, ये सत्य है। दूध उजला होता है, ये सत्य है। कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ये सत्य है। जानवरों के 4 पैर होते हैं, ये एकदम सत्य बात है। जानवरों की पूंछ होती है, एकदम सत्य बात है। तो ऐसे सत्य, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाए तो उसमें आप इज या आर का प्रयोग क्लियरली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो दूध उजला होता है मैंने लिख लिया। एक और एग्जाम्पल ले लिया कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये सेंटेंस तो आप लोगों को
देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका ट्रांसलेशन मैं क्या लिखने वाला हूँ। और वहां पे आप लोग ये भी देखिए कि उसमें इज का प्रयोग हुआ है। इसे यहां पे लिख दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वमान्य सत्य अगर है तो वहां पे हम लोगों को इज और आर का प्रयोग करने से कोई परहेज नहीं है। क्लियर? तो इन दोनों सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके लिए परीक्षा में सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ भी बने रहिएगा, क्योंकि इसकी मैं पूरी सीरीज चलाने जा रहा हूँ। पूरी सीरीज ये चलेगी जिसमें मैं सारे टेंस को आपको क्लियर करना सिखाऊंगा, साथ ही साथ उसमें कुछ नए नए रूल जो आ रहे हैं उन नए रूलों को भी आपको बताता रहूंगा। तो आप लोग इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन में जाकर नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।